चांदी वाली ईंटें। गुज़रे वक्तों की बात है, किसी इलाके में अब्दुर्रहमान नामी एक अमीर आदमी रहा करता था। अमान और सुबहान उसके दो ही बेटे थे। इसने अपनी जिंदगी में खूब मेहनत की थी। बाप दादा की छोड़ी हुई जायदाद को न सिर्फ संभाला बल्कि इसमें इजाफा किया और नेकनामी भी पाई। अपने अच्छे रवैये के बाइस अपने प्राय सब ही इसकी इज्जत करते थे, लेकिन अब्दुर्रहमान की जिंदगी मुख्तसर थी। इससे इतनी मोहलत ना मिल सकी कि वो अपने हाथों अपनी दौलत दोनों बेटों में तकसीम कर देता। यूं भी बाप की छोड़ी हुई जायदाद के वारिस अमान और सुबहान ही थे। माँ के बाद दोनों भाई बाप के साय से भी महरूम हो चुके थे। इस मौके पर अमान ने छोटे भाई सुबहान की खूब दिलजोई की। बाप की जुदाई के गम ने दोनों को अफसुर्दा कर रखा था। आखिर कब तक वो इस गम को सीने से लगाए रखते। एक न एक दिन तो दुनियादारी निभाने के लिए अमन अमल में आना ही था। एक दिन सुबहान ने तिजारत की गरज से दूर दराज इलाके के सफ़र का इरादा किया और अमान के सामने अपनी दिली कैफियत का जिक्र किया तो इसने कहा, तुम्हारी जुदाई मुझे गवारा तो नहीं, लेकिन तुम्हारे अच्छे मुस्तकबिल की खातिर में बर्दाश्त कर लूँगा। अल्लाह तुम्हें सुर्ख राव करे। अमान ने ज़रा तवक्कुफ़ के बाद फिर कहा, मैं चाहता हूँ कि इस मौके पर जायदाद का हिसाब किताब कर लिया जाए तो अच्छा है। सुबहान खामोशी से भाई की बात सुन रहा था। पहलू बदलने लगा। भाईजान, इसकी क्या ज़रूरत है? अब्बा जान के पास जो कुछ भी था अब हमारा ही तो है, फिर हिसाब किताब क्या ज़रूरी है? हर चीज़ तुम्हारे इल्म में आ जाए तो बेहतर है। अमान ने कहा, जो कुछ नजर आ रहा है सब कुछ वैसा नहीं है मेरे भाई। अमान के लहजे में अफसुर्दगी थी। उसने मजीद कहा, अब्बा जान बहुत मकरूज थे, शायद उन्हीं फिक्रों ने उन्हें वक्त से पहले हमसे छीन लिया। अब्बा जी मकरूज थे? सुबहान हक्का बका रह गया। ये कैसे हो सकता है? वो यकदम बोल अलिफाते। उनके जाने के बाद जब मामलात मेरे हाथ में आए, उनसे पता चला तो मैं भी तुम्हारी तरह हैरान परेशान रह गया था। अमान आहिस्ता से बोला, नहर के किनारे वाला बाग भी कर्ज में है और लेकिन भाई, अब्बा जान को कर्ज की क्या जरूरत थी? सुबहान बेचैन हो गया। सुबहान, मैंने तुम्हें बताया तो है, मैं मामलात देख रहा हूँ। वैसे तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। भाईजान, अब मैं सोच रहा हूँ कि उन हालात में आपको तन्हा छोड़कर न जाऊं। आप अकेले परेशान होंगे। सुबहान ने सोचते हुए कहा। अरे नहीं नहीं सुबहान, तुम तो फिक्रमंद हो गए, इसीलिए मैं तुम्हें ये सब कुछ नहीं बताना चाह रहा था। अमान जल्दी से बोला, तुम जरूर जाओ और अब्बा जी का हुनर आजमाओ जो उन्होंने तिजारत से हासिल किया था। मुझ पर भरोसा रखो, मैं हूं ना। अमान ने प्यार से कहा। इस तरह कुछ तिजारती सामान लेकर सुबहान एक लंबे सफर पर रवाना हो गया। 1 साल बाद इसकी वापसी हुई। वो बहुत खुश था। बहुत से तजुर्बात और नए नए मुशाहदात इसके साथ थे। इसने अपने सफ़र के दौरान कई अहम सबक सीखे और तिजारत में कामयाब रहा। इस दफ़ा वो थोड़े दिन के लिए घर आया था। एक बार फिर वो ताज़ा दम होकर नए सफ़र के लिए तैयार था। सुबहान, तुम फिर से सफ़र पर जा रहे हो। मुझे तुम्हारी कमी बहुत महसूस होती है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। अमान ने टेर टेर कर कहा, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। सुबहान ने भाई की तरफ देखा। अमान के लहजे में हिचकिचाहट सी महसूस की। जी भाई, इसीलिए तो मैं मुतमईन हूं, आप हैं ना? सुबहान, मैं सोच रहा हूं कि एक बहुत बड़ी हवेली बनाई जाए, महलनुमा हवेली, जिसमें हम दोनों भाई खुश व खुर्रम रहेंगे। अब्बा जान की खोई हुई इज्जत दोबारा पालेंगे। तो मेरी इल्म में तो है ही कि अब्बा जान जायदाद कर्ज में छोड़ गए हैं। बस बस भाईजान, इन बातों से मुझे तकलीफ होती है। सुबहान तड़प कर बोला। अरे पगले ताव, क्यों परेशान होता है? मैं जो हूँ, इसीलिए मैंने सोचा है कि एक शानदार सी हवेली बनाई जाए, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ सरमाए की ज़रूरत है। मेरे पास जो कुछ भी है वो आप ही का है भाईजान। सुबहान ने खुश दिली से कहा। 4 लाख दिरहम इस तिजारत की बरकत से मुझे हासिल हुए हैं। बहुत हैं मेरे भाई। अमान जल्दी से बोला, इस बार जब तुम लौटोगे तो एक शानदार महल में तुम्हारा कयाम होगा, फिर मैं तुम्हारी तमाम रकम भी लूटा दूंगा। रकम की बात छोड़िए भाईजान,
बस मेरी एक दरख्वास्त है। सुबहान ये कहकर खामोश हो गया। कहो सुबहान, रुक क्यों गए? अमान बेचैनी से बोला। आप इस महल की 4 ईंटें मुझे दे दीजिए, हर ईंट 1 लाख दिरहम की होगी। सुबहान की बात सुनकर अमान दिल खोलकर हंसता रहा। सुबहान खामोशी से इसे तकने लगा। ठीक है, मुझे क्या एतराज हो सकता है? मैं लिख कर देने को भी तैयार हूँ। 1 ईंट 1 लाख दिरहम की तुम्हारी हुई। महल का सन बुनियाद रख दिया गया। सुबहान ने अपने हाथों से वो ईंटें बुनियादों में रखें और सफर पर रवाना हो गया। अमान ने खुशी खुशी उसे अलविदा कहा। इस बार सुबहान की वापसी 2 साल बाद हुई थी। इस अरसे में हवेली बनकर तैयार हो चुकी थी। अमान ने शादी भी कर ली थी। सुबहान का कयाम हवेली में था। उसने भाई अमान के रवैये में तब्दीली सी महसूस की। खुद सुबहान की हालत भी पहले जैसी न थी। इस बात को अमान ने फौरन ही महसूस कर लिया। अब वो कुछ बेजार सा था। एक दिन सुबहान ने अमान से कहा, भाई अब फिर मुझे सफ़र पर रवाना होना है। जैसा कि आपको अंदाज़ा हो ही चुका होगा कि इस बार तिजारत में मुझे काफ़ी नुकसान अलिफाटेना पड़ा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरी रकम मुझे लौटा दें। कौन सी रकम? तुम्हें इल्म तो है अब्बा जान सब कुछ कर्ज में दे गए थे। अमान रखई से बोला। भाईजान अब कब तक झूठ से काम लेते रहेंगे? हर बात मेरे इल्म में है। अब्बा जान का एक धेला भी कर्ज में नहीं है, बल्कि सुबहान के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। सिर्फ और सिर्फ मुझे जायदाद से बेदखल करने के लिए अपने इतना बड़ा ढोंग रचाया। सुबहान ने गहरी सांस ली, जबकि अमान उसे गुस्से से देख रहा था। इस वक्त में इन 4 लाख दिरहम की बात कर रहा हूँ जो अपने इस शानदार महल की तामीर में खर्च किए हैं। कौन से 4 लाख दिरहम? अमान तमस्खुर से बोला। तुम भूल रहे हो 4 लाख दिरहम के बदले तुमने 4 ईंटें खरीद ली थी। मेरे बेवकूफ़ भाई, वो तहरीर मेरे पास आज भी महफूज है जो तुमने लिख कर दी थी। आप इतने अमानतदार हैं कि आपने एक बेज़रर सी तहरीर संभाल कर रखी है। सुबहान तन से बोला, ठीक है, फिर मैं उन 4 ईंटों का हकदार ज़रूर हूँ जो मैंने इस महल की तामीर के वक्त बुनियादों में नस्ब की थी। 4 बुनियादें मेरी हैं। मैंने मिस्त्री से कहकर 4 ईंटों में चांदी का एक एक सिक्का रखवा दिया था। अब चांदी वाली ईंटें हवेली की बुनियादों में कहाँ कहाँ है? एक एक ईंट अलिफा की ओर कर देखनी होगी। खुदा का शुक्र है कि मेरे हालात पहले से भी बेहतर हैं, लेकिन खयानत करने वाले को ढील देना नादानी है और अपना हक छोड़ देना भी अक्लमंदी नहीं। सुबहान की बात सुनकर अमान चकरा कर रह गया। छोटे भाई को नादान समझकर उसने पहले बाप की जायदाद पर कब्जा किया, फिर मेहनत से कमाई हुई रकम हथियाई। इसे अंदाजा नहीं था कि सुबहान इस तरह इसे अपने दाम में फंसा लेगा। वो अपना सर पकड़ कर रह गया। अब उसे तमाम हिसाब बेबाक करना था।